स्टूडेंट, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये क्या होता है, इसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या आइटम्स हम फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं और क्या आइटम्स हम कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट आर वन अदर स्टेटमेंट एंड कॉस्ट अकाउंट आर अदर स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट हैव ऑल्सो देयर डिफरेंट प्रोसीजर एंड ऑल्सो दे बोथ गिव डिफरेंट रिजल्ट। दैट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंट अपना एक अलग स्टेटमेंट है और कॉस्ट अकाउंट अपना एक अलग स्टेटमेंट है। इन दोनों को प्रिपेयर करने का प्रोसीजर भी अलग है और ये दोनों ही हमें अपना अपना एक अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट भी देते हैं, सेम रिजल्ट नहीं देते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट इज़ follow to the compulsory legal taxation and requirements, but the cost account have no any legal compulsory requirement. That means कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है कि हम सारे लीगल टैक्सेशन और रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें, फॉलो करें, लेकिन हमारे कॉस्ट अकाउंट में ऐसा कोई भी कंपलसरी चीज़ नहीं होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स को लेकर के। दैट्स वाई टू मैच द बोथ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट यूज रिकनसाइल when we add or deduct some items like expenses of the final account and cost account, we get a similar result. Hence, to get the similar result through the two different account attached is called reconcile the cost account and financial account. यहाँ ये बता रहा है हमें दोनों ही अकाउंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग रिजल्ट देते हैं, हमें अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन जब हम उसे मैच कराना चाहते हैं तो उसे मैच कराने के लिए हम रिकनसाइल का यूज़ करते हैं। उस रिकनसाइल को यूज़ करने से हमें एक सिमिलर रिजल्ट मिलता है और हमारा जो दोनों डिफरेंट अकाउंट है वो अटैच्ड हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रिकनसाइल द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। हम देखते हैं कि इसके नीड क्या है, नीड ऑफ रिकनसाइल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले है रिकनसाइल ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट हेल्प टू स्टैंडर्डाइजेशन द पॉलिसी लाइक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन एटसेट्रा। दैट मीन्स कि रिकनसाइल कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट से हम अपने पॉलिसीज़ को और ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, जिससे हमारा इन्वेंट्री और डेवलप हो सकता है, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा द रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा। इट मीन्स कि अगर हम कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लें, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लें, इसके बाद इन दोनों के प्रिपेयर होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं, तो एक विश्वसनीय हमारा डाटा जो है हमें मिलता है, क्योंकि ये बार दोबारा चेक होकर के वो मैच हुआ है, तो ये विश्वसनीय डाटा हमें मिलता है। इसके बाद है द रीज़न ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज़ एनालाइज एंड हाईलाइट। दैट मीन्स कि ये दोनों ही सेपरेट अलग अलग अकाउंट होते हैं। जब हम इसे मैच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या रीज़न है जिसके वजह से इसका जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग मिल रहा है। उस रीज़न को एनालाइज करता है और हाईलाइट करता है। नेक्स्ट है इट हेल्प टू मैनेजमेंट द रीज़न ऑफ डेविएशन प्रॉफिट बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। यानी ये कि जब दोनों अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है तो अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है, किसी में प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी में लॉस भी हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों अकाउंट को रिकनसाइल करेंगे तो अगर किसी में प्रॉफिट नहीं है तो उस प्रॉफिट को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। सब देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में ही सिर्फ शो किए जाते हैं, वो हमारे आइटम्स कॉस्ट अकाउंट में शो नहीं किए जाते हैं। जैसे कि हमारे आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, आइटम ऑफ इनकम। अब इन सबको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस। ये क्या है, द आइटम्स विच आर ट्रीटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बट नॉट सो इन द कॉस्ट अकाउंट। यानी कि ऐसे आइटम जिसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में ट्रीट तो करते हैं लेकिन उसे हम कॉस्ट अकाउंट में ट्रीट नहीं करते हैं। ऐसे आइटम्स को हम आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस कहते हैं। कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रिटर्न ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। के सारे
आइटम्स इंक्लूड होते हैं हमारे आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट देखते हैं आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। कंपनी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट while preparing the financial account show the items but these items not show the cost account। भी हमारी कंपनी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है तो उसके पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करती है ताकि क्या इंक्रीज डिक्रीज आइटम्स लाइबिलिटी एसेट्स हुए सारी इन्फॉर्मेशन वो उसे मिल सके। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन ये सारे आइटम्स को हम अपने कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब कौन कौन से आइटम्स हैं? प्रोविज़न फॉर डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर सिंकिंग फंड, प्रोविज़न फॉर डिविडेंड एंड टैक्सेस, डोनेशन एंड चैरिटीज़। ये सारे आइटम्स को हम लोग अपने इनकम ऑफ एप्रोप्रिएशन में फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करते समय हम इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा आइटम्स ऑफ इनकम। आइटम्स ऑफ इनकम यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट नॉट इन द कॉस्ट अकाउंट। आइटम्स आर यानी ये कि कौन ऐसे इनकम आइटम जो कि हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन से आइटम्स हैं? डिविडेंड रिसीव्ड, ट्रांसफ़र फी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ये सारे आइटम्स को हम लोग अपने फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं लेकिन हमें कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऐसे आइटम जो कि हमारे सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड होते हैं, शो किए जाते हैं लेकिन हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में शो नहीं किए जाते हैं। देयर आर सर्टेन आइटम्स ऑफ नेशनल चार्जेस विच आर शो इन कॉस्ट अकाउंट बट नॉट इन द फाइनेंशियल अकाउंट। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे सर्टेन आइटम्स जो कि नेशनल चार्जेस पर हम अपने कॉस्ट अकाउंट में शो करते हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में शो नहीं करते। कौन कौन से हैं? सैलरी ऑफ ओनर, डिप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट, चार्जेस ऑन रेंट। इन सारे आइटम्स को हम लोग शो करते हैं कॉस्ट अकाउंट में। हम एक छोटा सा कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के बीच में डिफ्रेंशिएशन भी देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग। इन द कॉस्ट अकाउंटिंग द अकाउंट ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड ऑल दिस एक्टिविटीज़ विच मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। दैट मीन्स कि हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड हैं तो वो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में शो करते हैं। इसी को कहते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है? इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग द अकाउंट ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच कैन शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा बिजनेस तब प्रिपेयर करता है जब उसे जानना होता है कि हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एक ट्रू हमारे फेस क्या है हमारे बिजनेस का, इसे जानने के लिए हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही हमारा फाइनेंशियल अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन द मोनेटरी टर्म, यानी कि हमारे बिजनेस में कितनी मोनेटरी टर्म्स का यूज़ है, कितना हमने यूटिलाइज़ किया है रिसोर्स के ऊपर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा फाइनेंशियल अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैंडेटरी, यानी कि क्या चीज़ कंपलसरी है और क्या चीज़ कंपलसरी नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बाय द लीगल लॉज, यानी ये कि किसी भी तरीके के लीगल लॉज रिक्वायरमेंट टैक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है हमारे कॉस्ट अकाउंट में, लेकिन वही हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में सारे लीगल रिक्वायरमेंट टैक्सेशन को मैंडेटरी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पर्पस, किस पर्पस से हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ताकि अपने प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में जितने भी रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वेस्टेज को कम करें, जितने भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके कॉस्ट को कंट्रोल में करें। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी ये कि जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं उन सारे रिकॉर्ड को हम एक जगह पे रिकॉर्ड करें, अकाउंट प्रिपेयर करें, यही हमारा पर्पस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट है हमारा नेचर, है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या नेचर है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या नेचर है। तो कंसर्न विद बोथ पास्ट एंड
प्रेजेंट रिकॉर्ड, यानी ये कि हमारे पास्ट रिकॉर्ड क्या थे, प्रेजेंट रिकॉर्ड क्या थे, इसी को देखते हुए हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमारे हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में क्या है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ कॉस्ट, यानी ये कि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए कैसे डिसीज़न लें ताकि हमारा वेस्टेज कम हो। इन सारे चीज़ों को मैनेज करना ही हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी ये हमें प्रोवाइड करता है हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इन सारी चीज़ों को ही अच्छे से मैनेज करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। लास्ट है हमारा फॉर्मेट, यानी ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कोई अलग से फॉर्मेट नहीं बनाया गया है। हम इसको ईज़िली जितने सामान परचेज़ किए हैं मैंने उसका कॉस्ट कंप्लीट जान ले, बस इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग को हम प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसके ये सारे जो अकाउंट इन सबको प्रिपेयर करते हैं तब जाके हमें मिलता है हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फिक्स किया गया है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है रिकन्सिलिएशन के। तो सबसे पहला है टू हेल्प इन इंटरनल कंट्रोल, यानी ये कि हमने इंटरनल कंट्रोल अभी पढ़ा नहीं है लेकिन अभी हमें पढ़ना है कि क्या होता है इंटरनल कंट्रोल। तो अभी यहाँ पर बस यही समझ ले रहे हैं कि हमारे बिज़नेस के अंदर के जितने भी कंट्रोल होते हैं उसे अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करता है हमारा रिकन्सिलिएशन। इट्स एम ऑब्जेक्टिव इज़ टू चेक एंड करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंट, यानी ये कि इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम अपने कॉस्ट अकाउंट को सही तरीके से मतलब मेंटेन करें। नेक्स्ट है टू नॉलेज ऑफ कॉजेज़ एंड द डिफरेंसेस, इसकी हमें हेल्प करता है उस रीज़न, उस कॉजेज़ को जानने के लिए कि क्यों हमारा कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के रिज़ल्ट में डिफरेंट आया है रिज़ल्ट। इसके अलावा नेक्स्ट है टू नॉलेज अबाउट द ओवर एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड, यानी कि हमें कितने सामान की ज़रूरत है, मैंने ज़्यादा तो नहीं खरीद लिया। इन सारे नॉलेज को भी हमें जानने में ईज़िली हेल्प करता है रिकन्सिलिएशन। अब लास्ट पढ़ते हैं हम कि आखिर रिकन्सिलिएशन को प्रिपेयर करने के लिए कितने प्रोसीजर हमें यूज़ करने पड़ते। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ बेस प्रॉफिट। फर्स्टली टेक द बेस प्रॉफिट और लॉस इन द बुक आइदर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, यानी ये कि सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, प्रॉफिट या लॉस, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, प्रॉफिट या लॉस। जनरली द कॉस्ट प्राइस शुड हैव बेस प्रॉफिट आफ्टर द प्रोसीजर पर्पस शुड बी रिकनसाइल द कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। मीन्स कि हमारे कॉस्ट प्राइस में तो हमें अक्सर करके हमें बेस में प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन जब हम प्रोसीजर यानी कि रिकनसाइल करते हैं तो उस टाइम में हमें कॉस्ट प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट दोनों को ही पर्पस यानी कि मोटिव बनाकर चलना होता है कि हमें दोनों में प्रॉफिट ही गेन करना है। हमारा टू फाइंड आउट द रीज़न एंड फिगर ऑफ डिफरेंसेस, यानी ये कि आखिर क्या रीज़न है जो हमारे दोनों फाइनेंशियल अकाउंट और ये कॉस्ट अकाउंट में हमें रिज़ल्ट अलग अलग मिल रहा है, इसको फाइंड आउट करना। सच एक्सपेंडिचर आइटम्स विच रिकॉर्डेड आइदर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कि कुछ एक्सपेंडिचर आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि कॉस्ट अकाउंट में यूज़ होते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में यूज़ होते हैं तो कॉस्ट अकाउंट में यूज़ नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है सच इनकम आइटम्स विच रिकॉर्डेड आइदर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। यहाँ मैंने 2 बार आइटम्स लिख दिया है लेकिन यहाँ पर सच के बाद इनकम आइटम्स होगा। सच इनकम आइटम्स जैसे कि जो भी हमारे इनकम वाले आइटम्स होते हैं वो हमारे कुछ कॉस्ट में रिकॉर्ड होते हैं, कुछ फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए हमें कुछ अलग रिजल्ट मिलता है। और थर्ड है हमारा सच एक्सपेंडिचर आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन बोथ बुक बट अमाउंट इज़ मोर और लेस रिकॉर्डेड इन द वन बुक, यानी ये कि कुछ एक्सपेंडिचर आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही बुक अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन किसी में ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है तो किसी में कम रिकॉर्ड किया जाता है। इस वजह से भी हमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो दोनों
हमारे अकाउंट में डिफरेंट मिलता है। अब लास्ट प्रोसीजर है हमारा रिकन्सिलेशन का। रिकन्सिलेशन में क्या आएगा? कंसिलेशन अटेम्प्ट थ्रू मेमोरेंडम ऑफ रिकन्सिलेशन अकाउंट, यानी ये कि जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिकन्सिलेशन को अटेम्प्ट करते हैं अपने अकाउंट में। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज़ टू बी टेकन बेस प्रॉफिट सो द लाइक एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट, यानी ये कि जो हमारे प्रॉफिट होता है उसे हम अपने ओपनिंग बैलेंस अकाउंट की तरह शो करते हुए अपने रिकन्सिलेशन को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि इसमें भी हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों होता है हमारे अकाउंट में। नेक्स्ट है ऑल आइटम्स विच एडेड टू कॉस्ट प्रॉफिट फॉर रिकन्सिलेशन आर शो इन क्रेडिट साइड। दैट मीन्स कि जितने भी आइटम्स हम कॉस्ट प्रॉफिट में ऐड करते हैं रिकन्सिलेशन करते टाइम, तो वो सारे आइटम्स को हम क्रेडिट साइड में अपने शो करते हैं। और ऑल दोज आइटम्स विच आर डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्रॉफिट फॉर रिकन्सिलेशन आर शो इन द डेबिट साइड, यानी कि जितने भी हम कॉस्ट प्रॉफिट से अपने आइटम्स को डिडक्ट करते हैं रिकन्सिलेशन को शो करते टाइम, तो उस टाइम हम उसे शो करते हैं अपने डेबिट साइड में। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिकन्सिलेशन, क्या होता है और इसमें क्या क्या हमारे आइटम्स इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, हमारे कॉस्ट अकाउंट में, इस दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड या पर्पस क्या है इसको प्रिपेयर करने का, इसके अलावा इसका प्रोसीजर, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।